नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। मोदी राज में भारत के लोकतंत्र को लेकर बहस तेज हो गई। इंडिया टुडे के मंच से जब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को यह कहकर जवाब दिया है कि हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तब से यह पूछा जाने लगा है कि मेरे लोकतंत्र में विदेशी का क्या काम है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते स्वीडिश संस्था वीडेम की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र रहा ही नहीं। वीडेम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत चुनावी तानाशाही में बदल गया। वीडेम के पहले अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस ने भी भारत में लोकतंत्र की रेटिंग घटा दी थी। सवाल यह है कि क्या हम यह माने कि भारत के लोकतंत्र पर उठ रहे सारे विदेशी सवाल एजेंडा के तहत हैं, और क्या भारत के लोकतंत्र पर अंदरूनी राजनीति सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए है, या फिर वाकई हमें अंदर झांकने की जरूरत है। बताएंगे आपको आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ दंगल का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनवाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को कैसे दो टूक जवाब दिया। I am quite self-assured. I don't need certification from outside. Certainly not from people who clearly have an agenda to drive. It's hypocrisy because you have a set of self-appointed custodians of the world who find it very difficult to stomach that somebody in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want it to be played. So they invent their rules, their parameters, pass their judgments, and then make out as though this is some kind of global exercise. इंडिया टुडे के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह जवाब गूंज रहा है। विदेश मंत्री का यह जवाब उन सभी को था जिन्हें भारत के लोकतंत्र पर संदेह हो गया है। भारत के लोकतंत्र को विदेशी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है। We are supposed to be the nationalist, what do you always see? BJP, Hindu nationalist government, okay? Hindu nationalist party. So let's talk nationalism, okay? We are the nationalist guys. We have given vaccines to 70 countries in the world. So tell me, the internationalist countries, how many vaccines have they given? I mean, which one of these countries has said, while I'm doing my people, I will also do people outside who need it as much as my people do? So suddenly, where are these people when it comes to that? भारतीय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने वालों को एस जयशंकर का जवाब बहुत सीधा है। लेकिन क्या लोकतंत्र के नाम पर हो रही सियासी जंग रुकेगी? वैसे तो अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस और स्वीडिश संस्था वीडेम की रिपोर्ट्स को आधार बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान किया था, भारत लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। लेकिन मोदी राज में भारत के लोकतंत्र पर सवाल राहुल पहले भी उठा चुके हैं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये भी कि क्या भारत में सियासी तकरार अब विदेशियों को भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का मौका दे रही है, और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र को लेकर उठे हर विदेशी सवाल के पीछे एजेंडा है। Look at the politics of these places. I mean, whatever you might say, I mean, in this country, nobody questions an election. Can you say that in those countries? आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में हमारे साथ आज केवल 2 खास मेहमान होंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संबित पात्रा हैं, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं। आप दोनों का स्वागत है, यह बताते हुए कि एक व्यक्ति जब बोलेगा तो दूसरे की आवाज बंद रहेगी। जब आप लोग चाहें कि आप आपस में संवाद करना चाहते हैं, उस वक्त आपकी आवाज खोल दी जाएगी ताकि आप आपस में भी संवाद कर सकें। और सुप्रिया श्रीनेत दिल्ली से बाहर है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी में इस वक्त रुकी हैं कहीं और इस चर्चा का आज हिस्सा बन रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, विदेशियों को तो ये कह के चुप करा देंगे कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जो अपने देश के लोग सवाल उठा रहे हैं, खासकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको तो ये कह के खारिज नहीं कर सकते ना। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, और पर्टिकुलरली जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके हिसाब से तो चूंकि उनका परिवार आज सत्ता में नहीं है, तो देश में लोकतंत्र ही नहीं है। कहीं ना कहीं उनके लिए तो परिवार ही लोकतंत्र था, परिवार से बाहर हो गया तो लोकतंत्र नहीं है। 2014 से ही वो आलाप कर रहे हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है।
तो वो विषय छोड़िए। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र है नहीं है, आपका ये अधिकार है, आप हमसे सवाल पूछे, विपक्ष का भी अधिकार है वो हमसे सवाल पूछे, मगर ये फ्रीडम हाउस और वी डेम, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा और आप लोग इसको बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से जांच भी कर ले और देख भी ले। जो फ्रीडम हाउस अमेरिका की जो एनजीओ है, जब इन्होंने एक नोट जारी किया था और कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र कम हो गया है, हम पार्टली फ्री कंट्री रह गए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का एक नक्शा, हिंदुस्तान का मैप जारी किया था। उस मैप में उन्होंने जम्मू कश्मीर को काट दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, और उस रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना यह भारत में कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक तरीकों को दिखाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो इस एजेंडे को मानता है। वो मानता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नक्शा ट्वीट किया था फ्रीडम हाउस ने, ये आप और मैं जाके देख सकते हैं ट्विटर में भी और उस आर्टिकल में भी। नंबर 1, वी डेम का मानना है, वो एक स्वीडिश संस्था है, वीडेम का मानना है, जहां तक लोकतंत्र का हवाला है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र पाकिस्तान जैसे या पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब हो गया है। और तो और इनका यह भी मानना है कि हमारे यहां जो इलेक्शंस होते हैं ये सारे इलेक्शन ऑटोक्रेटिक हैं, अर्थात यहां इलेक्शन कमीशन, यहां सुप्रीम कोर्ट इत्यादि डिफंक्ट हो चुकी हैं, ये कोई काम नहीं करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एडवाइजर है वीडेम के कौन कौन है? एताज एहसान, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले जज थे, बाद में कानून मंत्री बने और विधि मंत्री बने पाकिस्तान के, अब्दुल्ला एम अल साइदी, और चाइना के कॉन्टेम्प्ररी पत्रकार युंग हांग चू। अब ये पाकिस्तानी और चाइनीज ये स्वीडन में बैठ के रिपोर्ट बनाएंगे और बैठ के हम लोग जवाब देंगे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं और विपक्ष से नहीं बोल रहा हूं, क्या औकात है ये चाइना की, क्या औकात है इस पाकिस्तान की, ये हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में सवाल पूछे। और मुझे आज दुख लग रहा है कि इनके रिपोर्ट को आधार बना करके हमारे देश के एक विपक्ष के लीडर ने ट्वीट कर दिया कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आज पाकिस्तान ये पूरे विश्व में कहता फिर रहा है कि आप ये रिपोर्ट देखिए, और राहुल गांधी का इसमें स्टैंप लगा हुआ है कि आज हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। राहुल गांधी जी ने ही, याद करिए, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कहा था कई हजार लोग मार दिए गए हैं। एक डोसियर लेके इमरान खान गए थे संयुक्त राष्ट्र और कहा था देखिए विपक्ष के नेता बता रहे हैं कई हजार लोग मार दिए गए। ये क्या हो रहा है? मैं ये सवाल पूछता हूं, आप मोदी जी से घृणा करिए, बीजेपी को गाली दीजिए, मगर कम से कम भारत माता को तो बख्श दीजिए, हिंदुस्तान को तो बख्श दीजिए। सुप्रेशनित, आप कंधा बन जा रहे हैं एजेंडा चलाने वालों का, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कंधा जो एजेंडा चलाना चाहते हैं भारत के खिलाफ? धन्यवाद। और आपने ये अच्छी प्रैक्टिस करी है कि हम लोग एक दूसरे को आक्षेप नहीं लगाएंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। और ये भी अच्छी बात है कि हमारे लीडर को ना वो गाली देंगे ना उनके लीडर को हम गाली देंगे। इन्होंने दो बातें कही, मैं पहले तो वो दो बातें बोल दूं, गाली देना और घृणा करना। मुझे लगता है ना गाली देने की जगह होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में, ना घृणा करने की होनी चाहिए। हमारे मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन भाजपा शायद इसको नहीं मानती है। आपने जहां तक कंधे की बात करी और जिस स्टेटमेंट से ये सारा आज ये शो हो रहा है, एस जयशंकर जी के स्टेटमेंट से कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए डेमोक्रेसी पर, हम बहुत सेल्फ अश्योर्ड हैं, क्या वो ये मानेंगे कि यही सेल्फ अश्योरिटी देश के युवाओं में है, यही सेल्फ अश्योरिटी किसानों में है जिनके खिलाफ एनआईए और बॉन्ड्स लगाए गए थे, यही सेल्फ अश्योरिटी उन एक्टिविस्ट में है जिनको बंद कर दिया जाता है सेडिशन के चार्जेस पर, क्या यही सेल्फ अश्योरिटी उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जिनको जेल में बंद कर दिया जाता है प्रदर्शन करने के लिए, क्या यही सेल्फ अश्योरिटी विपक्ष के उन लोगों पर है, बॉलीवुड के उन लोगों पर है जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं आवाज उठाने के लिए बीजेपी के फ्रंटल्स जैसे कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सामना करना पड़ता है? तो सेल्फ अश्योरिटी की जहां तक बात है, मुझे लगता है सेल्फ अश्योर्ड सिर्फ एस जयशंकर जी हैं, देश आज सेल्फ अश्योर्ड नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये ठीक बात है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके देश में हो रहा है अगर उसको देखकर शुतुरमुर्ग की तरह हम अपना सर जमीन में गाड़ लेंगे तो ये तो अनदेखा करने वाली बात हो गई। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह का चार्ज ऐसे लगता है जैसे पॉकेटमारी का चार्ज लग रहा हो। ये असलियत है इस देश में। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह और देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटती तो भाजपा फिरती है। आप चरण वंदन करिए, आप देशभक्त हैं, आप सवाल पूछिए डेमोक्रेसी के लिए तो आप देशद्रोही हैं। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ, इसमें थोड़ी सी हिपोक्रेसी दिखती है क्योंकि उन्होंने हिपोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। मैं भी उस कॉन्क्लेव में थी तो मैंने सोचा उस शब्द का हम भी प्रयोग करके थोड़ी विवेचना कर लें। क्या हिपोक्रेसी ये नहीं है कि जब 2014 से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट,
WSJ डेमोक्रेट्स वहां के जब बोलते थे तो वो सत्य की आवाज थे। आज वो सब हिपोक्रेट हो गए हैं, आज वो सब भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछ ले, जो भी असलियत की बात कर ले, अरे 260 किसानों की शहादत हो चुकी है, अगर उस पर कोई सवाल करता है तो इमैच्योर रिएक्शंस देती है आज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री। तो ये किस तरह की हिपोक्रेसी करी जा रही है? फिलिप कोटलर नाम का अवार्ड किसी ने सुना था? वो लेते वक्त तो बड़ी वाहवाही होती है। जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपके 5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे तो मुंह पे पट्टी बन जाती है। जब सेम IMF और वर्ल्ड बैंक EDB की बात करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल 2 सिटीज का, तो तालियां बजती हैं। तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। या तो आप विश्व की हर चीज को नकार दीजिए, और आप एस जयशंकर जी से तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी विफलताओं का पुलिंदा बहुत लंबा है। आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, और ट्रंप जी आपको HCQ की धमकी देते थे। ट्रंप ने एक तरफा H1B बैन कर दिया था। ट्रंप ने और क्या किया था सुन लीजिए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, अभी भी विड्रॉल है इंडिया का प्रेफर्ड फॉरेन ट्रेड रिलेशन। तो आपकी विफलताओं की पुलंदा बहुत लंबा है। यहाँ बैठकर सिर्फ ये कह देना कि हम नहीं मानते, देखिए तो देश में आज क्या हो रहा है, देश में किस तरह का माहौल है। एक डर, एक भय, एक आतंक का माहौल देश में है। अगर आप बीजेपी के चरण वंदन नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, अगर चरण वंदन कर रहे हैं तो आपको देशभक्त की ख्याति दे दी जाएगी। लेकिन इन्हीं सब रिपोर्ट्स का जिक्र, इन्हीं सब रिपोर्ट्स के बारे में बीजेपी उल्लेख करती थी। आज क्यों चुप है? आज क्यों ये सारी रिपोर्ट्स गलत है? मैं जानना चाहती हूँ। क्या 2014 से पहले सत्य झड़ रहा था, आज झूठ आ रहा है? आपका सवाल एज इट इज मैं संबित पात्रा से पूछ रहा हूं उन रिपोर्ट्स को लेकर, लेकिन उसके पहले एक सवाल आपसे है मेरा। दोहरा मापदंड तो आपकी पार्टी का भी है, क्योंकि आपको फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट अच्छी लगती है लेकिन मूडीज की रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती। फ्रीडम हाउस कहता है कि पार्टली फ्री है तो आप तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन मूडीज कहता है कि अर्थव्यवस्था भारत की बेहतर हो रही है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो झूठ है। नहीं, हम झूठ नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि सरकार को यह समझना पड़ेगा कि जब इस साल अर्थव्यवस्था -8% होगी तो बेस इफेक्ट से ऑब्वियसली 10-11% बढ़ेगी। वही मूडीज ये भी कह रहा है कि जबरदस्त फॉल्ट लाइंस है, उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है। वही वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि 5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चल जाएंगे तो सरकार नहीं मान रही है। तो कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप फॉरेन मीडिया का, इन एजेंसीज का, ये भी तो नहीं चल सकता ना। आपको जब वाहवाह करी जा रही थी 2014 से पहले, जब सरकार की थुक्का फजीहत होती थी, आपको ये अच्छी लगती थी। आज जब आपकी थुक्का फजीहत हो रही है तो ये सब बेमानी बातें कर रहे हैं, ये सब एजेंडा चला रहे हैं। तो 2014 से पहले भी तो फिर शायद ये लोग एजेंडा चलाते होंगे, उससे आपको क्यों आपत्ति नहीं थी, आज क्यों आपत्ति है? तो ये दोहरे मापदंड तो हमें पूछने पड़ेंगे ना। हमें मापदंड तो ये पूछने पड़ेंगे कि एस जयशंकर जी की नाक के नीचे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई है। हमारा कोई भी नेबर आज हमारे साथ नहीं खड़ा है, जो भी ये कह दे, और उसके बाद ये बैठकर वहां पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो आप सर्टिफिकेट ना बांटिए, जो आपको काम दिया गया वो करिए जयशंकर। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, देश की जनता ने काम दिया है, कोई कांग्रेस के पहले परिवार ने काम नहीं दिया है, और जयशंकर जी वो काम कर रहे हैं, मोदी जी वो काम कर रहे हैं। देखिए, यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने बार बार कहा एस जयशंकर जी की विफलताओं का पुलिंदा अगर हम गिनवा दें तो वो काफी लंबी होगी। अगर हम भी चाहें तो हम भी राहुल गांधी जी की विफलता की पुलिंदा गिनवाएंगे तो वो भी काफी लंबी होगी। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि देश अनडेमोक्रेटिक हो गया। देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी विफल है, उसका अर्थ ये नहीं कि हिंदुस्तान विफल हो गया और हिंदुस्तान अनडेमोक्रेटिक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा बहुत सारे सेडिशन के केसेस ऐसे लगाए जा रहे हैं, मानो पॉकेटमारी के केसेस हैं। आप उठा के देख लीजिए, सबसे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा सेडिशन के केस कब, किस वर्ष लगे थे? 2012 में कुदमकुलम के केस में एक दिन 50,000 FIR हुए, 23,000 लोग गिरफ्तार हुए, 9,000 सेडिशन का केस एक दिन में कांग्रेस की सरकार ने लगाया था। कुदमकुलम केस तमिलनाडु में वो सबसे बड़ा सेडिशन का केस था। आप असीम त्रिवेदी से लेकर तमाम लोगों के सेडिशन के केस इत्यादि को आप भी जानते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि यहां आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। बॉलीवुड के लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन जहां होना चाहिए वहां हो रहा है। कंगना रनावत को किसने कहा था कि तुम हरामखोर हो? किसने कंगना रनावत को घर को तोड़ दिया था? बाद में कोर्ट ने इंटरवीन किया, हमने तो नहीं किया, आपकी सरकार ने किया था। यहां सेल्फ एश्योरेंस की बात हो रही है, यहां सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, और कहा जा रहा है आप अगर बीजेपी की चरण वंदना नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं है, आप बीजेपी की चरण वंदना नहीं कर रही हैं, मगर हम आपको देशद्रोही भी नहीं कर रहे हैं, आप डिबेट भी कर रही हैं। मगर पीसी चाको जी से पूछिए,
आप आनंद शर्मा जी से पूछिए, आप मनीष तिवारी जी से पूछिए, आप गुलाम नबी आजाद जी से पूछिए, कांग्रेस के G23 के सदस्यों से पूछिए, और पीसी चाको तो मेरे ख्याल से भी 4 दिन ही हुए हैं कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उनसे पूछिए उन लोगों ने क्या कहा है। चाको साहब ने कहा वो कांग्रेस तो है ही नहीं, क्योंकि हम चरण वंदना नहीं करते हैं तो हमें निकाल, और जो चरण वंदना भी करते हैं उनको भी निकाला जा रहा है केवल इसलिए क्योंकि यहां पर परिवार का ही राज चलता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है, कौन डेमोक्रेटिक नहीं है, इस पे भी डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं पे आपने बताया, याद करिए 2016 में 2015 में भी आपने युवाओं को लेकर किस प्रकार की बातें की थी। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए थे कि युवा अनसेटिस्फाइड है। और तो और 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया था कि युवा इस देश में इतने अनसेटिस्फाइड हैं कि 19 के चुनाव में जब मोदी जी कैंपेनिंग करने निकलेंगे तो मोदी जी को डंडे से 6 महीने के अंदर ये युवा पीटेंगे, डंडे से पीटेंगे। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था ठीक है भैया, मैं सूर्य नमस्कार करके अपने पीठ को और मजबूत कर लूंगा। और क्या चाहते हैं, कैसी डेमोक्रेसी हो? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में कह रहा है कि डंडे से पीटेंगे देश के प्रधानमंत्री को। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मुस्कुरा के कह रहा है ठीक है भाई पीट देना, मैं सूर्य नमस्कार करके अपने आप को और मजबूत कर लूंगा। और फिर भी ये कहते हैं कि दिस कंट्री इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि वाकई डंडे से पीटा जाए तभी ये देश डेमोक्रेटिक हो जाएगा? आप चाहते हैं कि गोली चलाई जाए तभी ये देश डेमोक्रेटिक हो जाएगा? हम और आप यहां डिबेट कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पे सवाल पूछ रही हैं, एंकर भी मुझसे सवाल पूछ रहा है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप जानते हैं रोहित जी, जैक मा करके एक बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी हुए है, चाइना में है कि नहीं है मुझे भी पता नहीं। जैक मा ने एक दिन चाइना के खिलाफ क्या कह दिया, जैक मा मिल नहीं रहा है साल 1.5 साल से। अब पता नहीं वो जीवित भी है कि नहीं है। वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था। अलीबाबा कंपनी आप भी जानते हैं, ये तो हश्र चाइना का है। और चाइना के कॉन्टेम्पररी राइटर वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान से भी हाल खराब है, और हम इंडियंस बैठ के उस पर डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जयशंकर जी ने, वी डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। चाइना और पाकिस्तान, हमें चाइना और पाकिस्तान की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाइना और पाकिस्तान के सर्टिफिकेट पे डिबेट करे, हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। सुप्रेशनित, सवाल उन्होंने अभी उठाया कुछ दिनों पहले आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद मैं पूछता हूं। बोलिए। नहीं आप पूछिए पहले, फिर मैं बोलूंगी। मैं उसी बात का सवाल उठा रहा हूं जो वो कह रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र खुद खतरे में है, आप देश के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। इसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन उस जवाब को देने से पहले संबित पात्रा जी ने 3-4 दिन पहले मुझे नसीहत दी थी कि अगर आपको ये नहीं पसंद तो आपको इस शो पे नहीं आना चाहिए था। तो अगर आप इस पर डिबेट नहीं करना चाहते तो आप इस शो पे ना आते। आपने आप नहा खा के अपना टाइम बर्बाद किया। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एटलीस्ट वॉक द टॉक। आपने ये मुझे नसीहत दी थी, आपको खुद ये नसीहत का पालन करना चाहिए था। खैर चलिए, आपने हमारी पार्टी की बात करी तो मैं थोड़ी सी उस पर क्लैरिटी दे दूं कि ये जो G23 ये लोग कहते रहते हैं, ये क्या है मुझे नहीं पता है। एक जीवंत पार्टी में थोड़ा बहुत लोकतंत्र होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में 2 साल की गवर्नमेंट में 2 चीफ मिनिस्टर बने थे, 5 साल की भाजपा की सरकार में 3 चीफ मिनिस्टर बने थे, अभी 1 साल बचा है, चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, भ्रष्टाचार के चार्जेस पे हुए। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ CBI, ED, इनकम टैक्स वगैरह पहुंचेगी? और किन भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डालने के लिए वो चेंज हुए, उसकी तफ्तीश होगी? मैं पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। सुब्रमण्यन स्वामी कहते हैं कि ये सारे आंकड़े सरकार जो दे रही है वो झूठे हैं। सुब्रमण्यन स्वामी कहते हैं मोदी जी ने गलत किया सरदार पटेल का नाम यूसर्प करके। सुब्रमण्यन स्वामी जी आप ही के भाजपा के सांसद है, वो कह रहे हैं चीन अभी भी घुसा हुआ है। वो लगातार कह रहे हैं कि आपकी विफलताएं इतनी ज्यादा है कि इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, तो वो तो आप ही के सांसद हैं। इसके बारे में भी बात कर ले। आपके 105 यूपी के विधायकों ने योगी जी के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, उसको लेकर मौर्य जी घूम रहे थे। तो ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी आपकी कि उनको चुप करके बंद करा दिया गया। आपके यहाँ मध्य प्रदेश में जो खेमे हैं, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं नरोत्तम मिश्रा जी के। आपके राजस्थान में जो जितने खेमे हैं, चाहे वसुंधरा जी का हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हो, जितने भी खेमे वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी एक चीज है और इंटरनल पार्टी हिटलरिज्म एक चीज है। हो सकता है आपके यहाँ वो चलता हो, आप उसको नजरअंदाज करना चाहते हो, मुझे नहीं पता। आपने क्योंकि एक अभिनेत्री का नाम लिया, आप लोगों की चहेती है वो, उन्होंने किसान को कहा था सारे के सारे किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। ये शब्द थे उनके, दे आर ऑल ब्लडी टेररिस्ट। आप उनके खिलाफ केस क्यों नहीं करते? क्या आपको लगता है कि जो सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं? ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। क्या आपका ये स्टैंड है? आपके लोगों ने भी कहा वो नक्सलवादी है, फलाना है, आपकी पार्टी ने भी कई बातें कही। क्या आप कंगना रनावत की इस बात से सहमत है? और अगर सहमत नहीं है
तो इस देश के किसानों को जो आतंकवादी बुला रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं आप एक्शन लेते? वो कहते हैं दे आर ऑल ब्लडी टेररिस्ट, ये उनके शब्द थे। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, सवाल तो हम पूछेंगे ही ना, भारत सरकार में मंत्री है जयशंकर जी, तो उनसे सवाल पूछने में कौन सी बड़ी बात है? कोई एहसान थोड़ी हम पर आप कर रहे हैं कि आप हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं या एंकर आपसे सवाल पूछ रहा है। अगर लोकतंत्र चुनी हुई सरकारों को गिराना है लगातार, चाहे अरुणाचल हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, चुनी हुई सरकारों की खरीद फरोख्त करना अगर आपको लगता है लोकतंत्र है और यहाँ बैठकर आप लोग कहते हैं ये तो होगा बचा लो, और इसको आप चाणक्य नीति कहते हैं, जबकि ये क्लियर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, दमन का मामला है, तो ये लोकतंत्र आपके हिसाब से होगा। हमारे हिसाब से ये लोकतंत्र की हत्या है, दिन दहाड़े लोकतंत्र का दमन है। एक मिनट और, किसानों के खिलाफ एनआईए लगाना लोकतंत्र है, किसानों को 50 लाख का नोटिस भेज देना लोकतंत्र है, गुप्त दान ले लेना और कानून की फेरबदल कर देना कि पता ही नहीं चले कौन पार्टीज को दान कर रहा है, आपको लगता है ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है। आज इस देश में आवाज उठाना, हर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना, ये लोकतंत्र है। मुझे लगता है ये बहुत अलोकतांत्रिक है। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अपने देश में तो असलियत देखिए, शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर हम सैंड में घुसा के थोड़ी बैठ सकते हैं। ठीक है, संबित पात्रा बोले हैं, उसके पहले जल्दी से सुब्रमण्यम स्वामी का आपने जिक्र किया, वो सोनिया गांधी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उसको मान्यता देती है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, वही कहना चाहता था। बिल्कुल भी मैं उनकी भरी आलोचना करती हूँ, मैं उनकी बड़ी भर्त्सना करती हूँ, लेकिन वो भाजपा के सांसद होने के नाते उनके खिलाफ जो सवाल उठाते हैं उस पर वो बोले। सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के भी खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या हो गया है? ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये मैं जानना चाहता हूँ। आज पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है, रवैया सरकार का आंखों पे पट्टी बांध दही जमा। रोहित जी, अब मेरी बारी है, मैं बोलूं? बोलिए। ठीक है, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी का यहाँ 5 बार जिक्र हुआ, तो मैं भी बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सोनिया गांधी जी के बारे में, जब सोनिया गांधी जी इटली में थी क्या करती थी उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक वीडियो भी जारी किया हुआ है, उसको भी अपलोड करके उस पर भी कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड में कोर्ट में भी घसीट के लेके गए हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। बहरहाल इन्होंने कहा उत्तराखंड में 2-2 सीएम बदल गए, इस कारण से देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सीएम बदलने से लोकतंत्र कैसे समाप्त हो गया? ये तो एक ओपन प्रोसेस है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सीएम बदल गए तो इसमें लोकतंत्र कैसे समाप्त हो गया? तीसरी बात इन्होंने कहा किसान के खिलाफ एनआईए लग गया। 26 जनवरी में, मैं आज स्पष्ट कर दूं, 26 जनवरी में जिन लोगों ने लाल किले में जाके हुड़दंग किया, जिन लोगों ने लाल किले में जाके तिरंगे के साथ असम्मान किया, वो लोग किसान नहीं थे। हम उन्हें किसान नहीं मानते हैं और हमारा स्पष्ट मानना है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और हाँ, उनके खिलाफ अगर एनआईए भी लगे तो एनआईए भी लगना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कड़ी कार्यवाही देश कर सके करना चाहिए। कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ा होना चाहती है, बिल्कुल खड़ी हो। देखिए यहां पर बार बार एक बात समझ लीजिए, आपने कहा कि एक कंगना रनावत ने किसी को टेररिस्ट कह दिया, कोर्ट में केस करिए ना, आप घर तोड़वा देंगे? आप हरामखोर बोलेंगे किसी महिला को? सबसे बड़ी बात है, आपको समझना होगा, यह डिबेट कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। देखिए ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं बाहर, देश के बाहर, जो अपना एनजीओ हिंदुस्तान में चलाती थी। अब एफआरसीए को हिंदुस्तान की सरकार ने अमेंड किया है, यहां पर उनका धंधा पानी बंद किया है, तो स्वाभाविक रूप से वो परेशान है। ये सारे एनजीओ चाहते थे कि आर्टिकल 370 बरकरार रहे। ये सारे, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पीस चलाते थे पाकिस्तान के साथ, ये सारा चाहते थे कि इनकी दुकान चलती रहे इस कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से। आज इनका ये कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गया है, तो स्वाभाविक है ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 फिर से बहाल हो। देखिए इसकी लड़ाई आपको समझनी होगी। अभी इतना बड़ा पंचायत का चुनाव जम्मू कश्मीर में कराया, पूरा विश्व में देखा, पहली बार इतिहास में हुआ कि पंचायत के जो सबसे लोएस्ट लेवल का चुनाव होता है वो सक्सेसफुली हिंदुस्तान ने कराया। पूरे विश्व ने इसका जो स्वागत किया है। कुछ संस्थाएं हैं, पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगता है, चीन को ये अच्छा नहीं लगता है, वो तो ये रिपोर्ट देंगी ही, मगर हमारे देश में बैठे विपक्ष के लोगों को भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, वो भी इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो चाहते हैं आर्टिकल 370 बहाल हो। ये वो लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर में, देखिए डेमोक्रेसी इनके हिसाब से तो तब भी खतरे में आता है। आज ओवैसी कह रहे थे 37% मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी, याद करिए सोनिया जी रो रही थी जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे, तो सोनिया गांधी 3 दिन तक सो नहीं पाई थी आतंकवादियों को देख करके। अब उनमें से एक आतंकवादी को भी सजा होने वाली है, आज सजा हो गई होगी, शायद 15 तारीख है आज सजा ऐलान होना था। तो स्वाभाविक है
कांग्रेस पार्टी को लग रहा है अगर आतंकवादी को भी सजा दिया जाता है तो यह भी अलोकतांत्रिक है। इनके हिसाब से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह कहने वाले लोगों को बिल्कुल खुला छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने वाले लोगों पर भी चार्ज लगाना, आज केस चल रहा है कन्हैया कुमार के खिलाफ, चार्जशीट हुई है, ऐसा होने पर भी इनको लगता है कि ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। देखिए, हमारी सरकार 303 सीट लेके आई है, याकूब मेमन को हम फांसी पे चढ़ाएंगे, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जो लाल किला पे हुड़दंग करेंगे और तिरंगे के साथ असम्मान करेंगे हम NIA लगाएंगे। याद रखिए, हम ये 303 सीट मच्छर मारने के लिए नहीं लाए हैं, हम यहां पर हाथ पैर जोड़ करके दूसरों का पैर दबाने, हम सेवा हिंदुस्तानियों का करेंगे, विश्व का भी करेंगे वैक्सीन भेज करके, मगर जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा बाहरी शक्ति, उसके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, और हिंदुस्तान के खिलाफ भी उन ताकतों को हम डील करेंगे जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी पर मजबूती से चोट करना चाहते हैं। ओके, एक ब्रेक का वक्त तो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद जो बात आप ये कह रहे हैं कि जो भी सवाल उठाएगा उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आज देश की संसद में भी विदेश मंत्री ने एक मामले का जिक्र किया और वो लगा कि जैसे यूके की संसद ने भारत के अंदरूनी मामले को लेकर सवाल उठाए, उसी तरीके से भारतीय संसद में भी यूके के एक मामले को लेकर सवाल उठाए गए। क्या वो भी बदला था? एक ब्रेक के बाद आ रहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा जवाब दिया, लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में दिया एक और बयान चर्चा में। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर हुई भारतीय मूल की रश्मि सावंत के मसले पर जयशंकर ने आज कहा कि मामले को ब्रिटेन के साथ उठा सकते हैं, क्योंकि हम नस्लवाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रश्मि सावंत को उनके पुराने ट्वीट्स में नस्लवादी टिप्पणी करने के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर किया गया, लेकिन अब हंगामा इस बात का हो रहा है कि रश्मि को नस्लवादी भेदभाव के चलते मजबूर किया गया। रश्मि के जिन ट्वीट्स को आधार बनाया गया वो काफी पुराने हैं। उनकी दलील है कि ये तब के ट्वीट्स हैं जब उन्हें मुद्दों की बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी। ऐसे में अब रश्मि सावंत के साथ भारत सरकार खड़ी नजर आ रही है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत और संबित पात्रा, हम दोनों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा, जल्दी से वो बयान सुनवाते हैं। As the land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism wherever it is, particularly so when it is in a country where we have such a large diaspora. As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required. सुप्रिया श्रीनेत, आपको लगता है कि भारत सरकार ऐसे मामलों में दूसरे देशों पर सवाल उठाकर जैसे को तैसा कर रही है, या ये जरूरी था? देखिए, ऐसा है, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ कि रेसिज्म पर बात कर रहे हैं, मैं खुश हूँ कि आज गांधी जी की याद आ गई जयशंकर जी को, और अगर कुछ भी गलत हुआ है भारतीय मूल की इस बच्ची के साथ जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की काउंसिल से रिजाइन करना पड़ा, उसका मामला बिल्कुल उठना चाहिए। लेकिन इसी दोहरे मापदंड की मैं बात करती हूँ, बिल्कुल सच के लिए आवाज उठानी चाहिए, जहां पर भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही गांधी जी का मूल मंत्र है। तो अगर किसी ने हमारे किसानों की हालत पर सवाल खड़ा कर दिया था, तो क्या जरूरत थी एस जयशंकर को इतना बवाल खड़ा करने के लिए? जब लोगों ने ट्वीट किया था व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जब इंटरनेट बैन हुआ था 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा के, और अभी भी 7 डिस्ट्रिक्ट में बैन चल रहा है, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी। और ऐसा क्यों है कि इस पर दोहरा मापदंड अपनाया जाता है? अगर हम उनसे सवाल कर सकते हैं, तो हमें फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जब कोई दूसरा सवाल करे, या तो कोर्स करेक्ट करे या उसका जवाब दे। इस तरह के प्यूराइल इमैच्योर एक्शंस जो हम करते हैं, उससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आता है, उससे हमारा लोकतंत्र जो है वो कमजोर होता है। बिल्कुल सवाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखना, उसको देशद्रोही कह देना। एस जयशंकर जी ने क्या कहा? वी कैन नॉट लुक द अदर वे इन द लैंड ऑफ द महात्मा, इन द लैंड ऑफ द महात्मा वी कैन नॉट लुक द अदर वे व्हेन 260 फार्मर्स आर डेड, वी कैन नॉट लुक द अदर वे, जब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाते हैं। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, जिस लोकसभा में उन्होंने आज ये वक्तव्य दिया, उसी लोकसभा में 4 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने खड़े होकर कहा था कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर जब सवाल उठाते हैं, जब वेल में आते हैं, तो संसद टीवी हमें नहीं दिखाता है। उस पर ओम बिरला जी जो स्पीकर है, जिनको कि इम्पार्शियल होना चाहिए, वो पलट के कहते हैं क्या दिखाएं, आपका हंगामा दिखाएं हम? अरे लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को ब्लैकआउट करने में यकीन रखते हैं? 2014 से पहले जब आप पार्लियामेंट डिसरप्ट करते थे, और आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा अरुण जेटली जी का कहना था डिसरप्शन इज आल्सो
अ टूल इन डेमोक्रेसी टू प्रोटेस्ट, तो क्या आप देशद्रोही थे? क्या संसद टीवी को आपको ब्लैकआउट कर देना चाहिए था? और क्या शोभा देता है एक स्पीकर को ये बोलना कि हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आप हंगामा कर रहे हैं? यही तो लोकतंत्र की विविधता है। ऐसा होना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार कुछ बातें कही गई है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, उसके बाद आप जाइएगा प्लीज। कश्मीर की बात करी गई और हर व्यक्ति चाहता है कि कश्मीर में लोकतंत्र पुख्ता और मजबूत हो। इसीलिए मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, 10 साल की सजा काटते हुए एक आदमी को जो कि पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग करके आया था, फैजुल्लाह को टिकट क्यों दिया गया? मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन चुनाव के पहले क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि उससे फायदा होता। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जुबैर शेख को, जो बांग्लादेशी का एक घुसपैठिया है, उसको क्यों आपने पदाधिकारी बनाया? आप बाटला हाउस की बात करते हैं ना, 2013 में 2 में से एक आतंकवादी गिरफ्तार हो गया था, पहले ही उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी 2013 में, और उन्हीं साक्ष्य, उन्हीं प्रोसिक्यूशन के बेसिस पर आज दूसरे को सजा हुई है। उसमें कोई नया साक्ष्य, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं आया है। चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे तब, उन्होंने कोई भी इंक्वायरी कराने से मना कर दिया था और कहा था ये एक आतंकवादी इससे हमला। वो बयान झूठ नहीं हो जाएगा ना नेताओं का? कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने कहा कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी। आप भी जानते हैं, उन्होंने रेटोरिक में कमेंट किया है और आप भी करती हैं वो। मैं नहीं, मेरी बात मत सुनिए। सलमान खुर्शीद जी ने उसके बाद और भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने उनको फोटो दिखाई थी, उन्होंने कहा था ये सरकार और उसका होम मिनिस्ट्री का मामला है, मुझे आप ये फोटो क्यों दिखा रहे हैं? उसको कोई कोर्ट नहीं करता है। तो ये वही मैं कहती हूँ, जिस तरह से ये लोग बातों को बिगाड़ के और तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। और एक चीज और बता दूं, इसके बारे में जरूर सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये आपसे भी रिलेटेड मामला है। जब कोरोना काल चल रहा था तो सरकार के 9 मंत्री बैठकर एक रिपोर्ट बना रहे थे कि कैसे न्यूट्रलाइज करा जाए जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट को। वो लोग एक्स्ट्रा कुछ देने की बात करते थे और ये कोटेड है रिपोर्ट्स में। वो सर्वेलेंस की बात हो रही थी, वहां पर ये बातें हो रही थी कि कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए नेगेटिव नैरेटिव को। इसका मतलब आप लगातार गलत करते हैं। जब नैरेटिव नेगेटिव होता है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने की बात करते हैं। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पे आपने कमेंट किया तो वो इसका जवाब देंगे, लेकिन हमने वो समय भी देखा जहां एक मंत्री दूसरे मंत्री पे आरोप लगाता था कि इसने मेरे दफ्तर में बगिंग करा रखी है। तो अगर आज आपको, मैं तो कह रही हूं ना कि एक मिनट, मैं तो कह रही हूं ना, इसमें सवाल पूछिए ना। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा, आपने सवाल पूछ दिया है। सर्वेलेंस हो रही है। आपने ऑलरेडी सवाल पूछ दिया है। संबित पात्रा जवाब देने के लिए आतुर हैं, वो तो वेट कर रहे हैं तब से। किसान की मौत पे चुप रहा जाएगा, लेकिन रेसिज्म पे सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही सवाल जवाब दीजिए। किसान की मौत, रोहित, ठीक है रोहित जी, पहली बात तो है, मैं आज एस जयशंकर और इस सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से कर्नाटक की हमारी बिटिया रश्मि सावंत के विषय को इस सरकार ने उठाया है और रेसिज्म और नस्ल भेद के खिलाफ बिल्कुल अड़ के लड़ाई लड़ने का ये जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, ये अपने आप में भारत को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर पेडेस्टल में स्थापित करता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का ये सवाल है, ठीक है, आप अगर दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ा रहे हो, आप अगर रश्मि का विषय उठा रहे हो, तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे कंट्री जब आपके विषय में कहते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए? डिपेंड करता है। अगर देखिए, आप कनाडा के पार्लियामेंट में हमारे किसानों के विषय को कहीं ना कहीं अगर खालिस्तान से जोड़ करके दिखाया जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां एमपी हैं और वो कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, अगर उनके स्टेटमेंट पे डिस्कशन होगा कनाडा के पार्लियामेंट में, तो बिल्कुल भारत की सरकार इस पे आपत्ति करेगी। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि कनाडा के साथ दोस्ती छोड़ देगी। अभी कनाडा ने डिमांड, मतलब एक रिक्वेस्ट किया था कि हमें वैक्सीन दिया जाए। कनाडा ही नहीं, 70 देशों को वैक्सीन देने का काम हिंदुस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान इस पे अपोज करेगा कि आप अपने पार्लियामेंट में हमारे देश के आंतरिक विषयों पर चर्चा ना करें, क्योंकि ये खालिस्तान का विषय पार्लियामेंट में किसी और देश में डिस्कशन हो, हम इससे सहमत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा गया कि हम पत्रकारों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप ही से पूछ लेता हूं रोहित जी, आप तो देश के जाने माने, अगर गिनती के 5 बड़े पत्रकारों का नाम लिया जाएगा उसमें आपका नाम होगा। क्या इस सरकार ने आपको न्यूट्रलाइज करने की या आपके चैनल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की? मुझे लगता है आप मुझे और यहां कांग्रेस के प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खुद मीडिया से हैं। आप ये कह दीजिए कि क्या आपको कहा गया कि हमसे सवाल मत पूछिएगा? आप सवाल पूछ रहे हैं, रोज डिबेट करते हैं, और कई पत्रकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने तो मोदी जी को 2014 से पहले भी वो बहुत कुछ कहते थे, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, टीवी डिबेट्स पे भी आते हैं। हमने कभी उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं किया है। और देखिए, जहां तक ये कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को बोलना चाहिए,
क्या सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है? आप तो देखिए, कल तो हमने टीवी चैनल से देखा, राकेश टिकैत जी, मैं भी कलकत्ता में हूं, कल राकेश टिकैत कलकत्ता के एयरपोर्ट में लैंड किए, यहां पर वो अपनी टीम के साथ आए, दलबल के साथ। टीएमसी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, डोला सेन जी बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो गई थी रिसीव करने के लिए अपने दलबल के साथ, बुके दे के रिसीव किया और 300 लोगों की एक सभा हुई जिसमें 150 लोग टीएमसी के थे और 100 लोग तो किसान बंधु दिल्ली से आए थे। तो हमने कौन सा रोक दिया? 300 लोगों की सभाएं हुई, मोदी जी को गाली दिया गया, पाकिस्तान के पक्ष में कहा गया कि मोदी जी तो पाकिस्तान से भी और गए गुजरे हैं, पाकिस्तान से भी खतरनाक मोदी जी हैं। हमने कौन सा उन पे कोई केस कर दिया? कहिए आप, मोदी जी को पाकिस्तान से खराब कहिए, देश से बड़ा दुश्मन कहिए, बीजेपी को वोट मत दो ये भी कहा गया, हमने तो कुछ नहीं रोका उनको। बिल्कुल आप कहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कह देना कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया, क्या ये उचित है? मैं ये सवाल पूछता हूं। मैं सुप्रिया के पास जाऊं, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है जिसका जिक्र भी आया यहां बीच में। आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा सुना दी है। आरिज को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि आरिज दोषी करार दिया गया था पहले ही, आज सजा का ऐलान हुआ था। अब से कुछ सेकंड पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस केस में फांसी की सजा सुना दी है, जिस पर सुप्रेश नेत ने अभी कमेंट भी किया था कि इस मामले में हमारी सरकार ने ही जो जांच कराई थी उसी चार्जशीट पर, उन्हीं सबूतों पर आज फैसला आ रहा है और एक तो पहले जेल हो चुकी है। तो आरिज खान को फांसी की सजा बाटला हाउस केस में साकेत कोर्ट ने सुना दी है। समित पात्रा कमेंट पर सुप्रिया जल्दी से आपका जवाब, समय कम है, छोटा सा बिल्कुल। रोहित जी आ रहा हूं, समित जी आपके पास। 30 सेकंड। रोहित जी मैं इस पे जवाब दे दूं क्योंकि आपने मुझे, मैं बोलूं? किसको सुप्रिया बोलना है? जी, सुप्रिया जी 30 सेकंड आप बोलिए, फिर 30 सेकंड समित पात्रा बोलिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ इस चीज का और मैं खुश हूँ कि हमने ऐसे साक्ष्य और ऐसा प्रोसिक्यूशन किया कि इस खूंखार आतंकवादी को सजा मिली, इसका मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जरूर फिर से सवाल पूछूंगी कि जब वहां पर कलर कोडिंग की बात हुई जर्नलिस्ट की, जब आईटी रूल्स इस ग्रुप ने बनाए, तो क्या पार्लियामेंट को आपने ताक पे रख दिया है? सदन कानून बनाएगा या 9 मंत्रियों का ग्रुप कुछ रिपोर्टर्स के साथ बैठ के बनाएगा? आप लोग जो करते हैं, मैं आप पर बिल्कुल आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिनकी प्रेजेंस में ये सारी बातें हुई, कलर कोडिंग की बात हुई, व्हाइट ग्रीन और ब्लैक कर दीजिए, किस तरह की बातें हो रही है देश में? ये लोकतंत्र ऊपर रख रहा है। जब आपके पैरों की तरह से जमीन खिसकने लगती है तो आप ये सब करने लगते हैं। आप 45 सेकंड ले चुके हैं। समित पात्रा जल्दी लास्ट कमेंट। देखिए रोहित जी, आज ममता जी और सोनिया जी बहुत दुखी होंगी फांसी की सजा सुन करके, क्योंकि दोनों ने ही इसे फेक एनकाउंटर कहा था, दोनों की पार्टी ने इसे फेक कहा था। ममता जी ने तो वहीं जाके ऑन द स्पॉट फेक कहा था और सोनिया जी तो रोई थी। आप याद करिए, जहां तक अरेस्ट का विषय है, अरेस्ट 2018 में, जुनैद का अरेस्ट 2018 में हुआ था, दिग्विजय सिंह ने फेक कहा था और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसे फेक एनकाउंटर कहा था। और आज सोनिया जी फिर से रोएंगी, आज सोनिया जी फिर से रो रही होंगी। देखिए ये फिर से बीच में चिल्लाना शुरू कर देती हैं, ये डेमोक्रेसी फिर खतरे में आ जाएगा। रोहित जी फिर वीडियो में आर्टिकल लिखेगा आज तक में डेमोक्रेसी नहीं है, ये अच्छी बात है क्या बताइए? फिर आर्टिकल आ जाएगा कि बीडेम का की डेमोक्रेसी खत्म हो गया। ये मेरे बीच में क्यों चिल्ला रही है? डेमोक्रेसी की असली ताकत, ये मेरे बीच में क्यों चिल्ला रही है रोहित जी? समय भी खत्म हो गया है, प्लीज चिल्लाने में ही है। सुप्रिया जी, चलिए तो मैं भी चिल्लाता हूँ। समय भी खत्म हो गया। सुप्रिया जी धन्यवाद। सुप्रिया जी जल्दी। लोकतंत्र की असली ताकत लोगों में निहित होती है, लोग तय करते हैं लोकतंत्र मजबूत है या लोकतंत्र कमजोर है। ये बात सरकार को भी समझनी है और विपक्ष को भी याद रखनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक लेने, आखिरी पड़ाव पर लौटेंगे। तो ब्रेक के पहले आज हमने दंगल में आपसे सवाल पूछा था कि क्या भारत के लोकतंत्र को विदेशी सर्टिफिकेट की जरूरत है? आपने जो जवाब हमें दिए, 4% लोगों ने कहा हां, जबकि 96% लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत के लोकतंत्र को विदेशी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल देखिएगा अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।